अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, अब हम लोग है ना रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है हमारा पौधों में अमल तनफुस, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो अहम पॉइंट है ये क्या है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट निज़ाम और तकसीदी फॉस्फोरिलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दो बातें यहाँ पर जिनको हमको बहुत अच्छे से समझना है। आमतौर पर हम क्या करें, हम ये करें कि जब तनफुस का अमल होता है तो तनफुस के अमल में सबसे पहले किसका ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब टूटती है तो ग्लूकोज से क्या बनती है? पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड क्या होगा? इस पायरुविक एसिड को कहां पर? एसिटिल कोए में तब्दील किया जाएगा। और एसिटिल कोए में जब ये तब्दील होगा तो पूरे एक साइकिल चलेंगे जिसको क्या बोला जाता है? क्रेब्स, है ना? क्या चलती है यहाँ पर? क्रेब्स साइकिल। फिर हमने सुबह में एक बात और पढ़े थे कि ये जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या क्या बनता है? तो हमने पढ़ा कि इस क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है NADH, फिर बनता है FADH2, फिर क्या बनता है? ATP। सुबह में याद आ रहा है? तो हमने बोला था कि ATP एनर्जी का फॉर्म में बन गया, लेकिन NADH और FADH से क्या हासिल होने वाला है? तो अब हम ये बात पढ़ने वाले हैं कि NADH और FADH से हमको जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है तवानाई। इसका मतलब अगेन NADH और FADH से हमको क्या मिलने वाला है? ATP। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर हम इस पूरे प्रोसेस में ये बात पढ़ने वाले हैं कि जो NADH और FADH क्रेब्स साइकिल में बना था उसको आगे चल के दोबारा किस में तब्दील किया जाएगा? तवानाई। तवानाई की कौन सी शक्ल में? ATP। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इसी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह, किसको? इलेक्ट्रॉन। इसलिए उसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था कि अगर ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो उसके नतीजे में हमको क्या मिलता है? ATP। यानी ये कौन है? ये दो दो फॉस्फेट है। अब ये दो फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट आके जुड़ गया तो तीन फॉस्फेट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एडिनाइन, है ना? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो हमको क्या मिलती है? तवानाई का, तवानाई की करेंसी, एनर्जी, है ना? हमने ये बात भी। तो अब यहाँ पर ये जो ATP जब बन रहा है तो यह बात हमने पढ़ा था कि जब फॉस्फेट ग्रुप ADP पे जुड़ता है तो इसको बोला जाता है फॉस्फो रिलेशन। इस अमल को क्या बोला जाता है? फॉस्फोरिलेशन। और ये फॉस्फोरिलेशन का अमल कब हो रहा है? जब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसलिए इस अमल को यहां पर क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो यह दो लफ्ज अलग अलग है, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा कौन है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है इसको समझेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोगों ने एक बात याद रखना है कि अगर हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड पहले से था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने इसको इससे पहले इतना अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ा तो हमको इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, और आप में से अक्सर तलबा ऐसे है जिन्होंने इन सिस्टम्स को बहुत बेहतरीन अंदाज में या तो लॉकडाउन की वजह से बोलिए या किताबें नहीं होने की वजह से पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएंगी, लेकिन आपको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, नाउ तो हमने बोला था कि जो NADH और FADH2 बनता है, तो अभी बात वहीं से स्टार्ट हो रही है कि जब तनफुस का अमल होता है तो तनफुस के अमल में क्या होता है? एक मरहला ऐसा आता है जिसमें क्या बनता है? NADH और H पॉजिटिव और साथ में क्या बनता है? FADH2। जो FADH2 NADH2 होता है असल में ये जखीरा शुदा क्या है? तवानाई है, जिसका मतलब ये है कि FADH2 NADH2 जब टूटेगा तो उससे हमारे को क्या मिलेगी? तवानाई मिलेगी। और इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। आखिर में क्या होगा? इसी से बनने वाली जो तवानाई है उसको हम क्या करेंगे? इस्तेमाल में लाएंगे। नाउ इसको भी यार अभी खराब होने का क्या हो गया? डबल क्लिक कर दिया शायद मैंने कोई।
इसको बंद करो, 2 मिनट ना, रुक जाओ, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमारी बात क्या चल रही थी? हम ये कह रहे थे कि हमारे पास क्या होता है जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो उस वक्त एक आखिरी जो साइकिल होती है, आखिरी दौर होता है, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसी के साथ क्या होता है? तकसीदी फॉस्फोरिलेशन। ये तकसीदी फॉस्फोरिलेशन को हमने कहा कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और मैंने ये बात पहले बताया कि अगर एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर जुड़ता है तो उसके नतीजे में क्या बनती है? एटीपी। और जब ऐसा अमल होता है तो इस अमल को क्या बोला जाता है? फॉस्फोरिलेशन। कि जो फॉस्फेट है वो जुड़ जाता है इसके साथ, एडीपी के साथ। और ये जो अमल होता है ये ऑक्सीडेशन के दौरान में हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज, यानी कौन टूट रहा है? ग्लूकोज। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फिर एक और बात मैंने 2 मिनट पहले बोला, क्या? कि जब भी ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने के दौरान यहाँ पर आखिर में क्या बनती है? पायरुविक एसिड। फिर मैंने बोला कि ये पायरुविक एसिड बदल के क्या बनती है? एसिटिल कोए। और ये एसिटिल कोए का आगे चल के कौन सी साइकिल होती है? क्रेब्स। कौन सी साइकिल होती है? क्रेब्स साइकिल। फिर मैंने एक और बात बताया कि जब ये क्रेब्स साइकिल होती है तो यहां पर बनता है NaDH प्लस H पॉजिटिव, और साथ ही साथ क्या बनता है? FADH2, और साथ ही साथ क्या बनता है? ATP। नाउ ATP तो डायरेक्ट बन गया, लेकिन हमको NADH और FADH2 को भी बदलना होता है, और इसकी मदद से दोबारा क्या बनाना होता है? ATP बनाना होता है। नाउ इस प्रोसेस के दौरान में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो उसकी मदद से NADH FADH से खारिज होने वाली तवानाई को हम दोबारा किस में बदल देते हैं? एटीपी। और फिर हमारा बॉडी यानी फिर उसको पौधा क्या करेगा? अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। तो उसी निजाम की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि तनफुस का जब भी अगला मरहला होगा तो उसमें NADH FADH इनके अंदर जो जखीरा शुदा तवानाई है वो खारिज होंगी, और इससे बाद में क्या किया जाएगा? इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब ये जो अमल है, ये वाला जो अमल है, ये कब होगा? ये उस वक्त होता है जब मुकम्मल, यानी ये उस वक्त कंप्लीट होगा जब इसकी तकसीद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट निजाम के जरिए हो। यानी इसको तोड़ने का काम जब कब हो? इसका तोड़ने का यानी NADH2 और FADH2 को तोड़ने का काम उस वक्त होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन आगे चल के ऑक्सीजन पर चला जाता है, और फिर आगे चल के क्या बनता है? पानी। इसलिए इम्तिहान में ये पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन खारिज होगा NADH2 FADH2 के टूटने के दौरान, तो ये इलेक्ट्रॉन को कबूल कौन करता है? यानी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? तो याद रखिए, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? ऑक्सीजन। कौन होता है इसको? ऑक्सीजन। ठीक है? तो कबूल करने वाला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अमल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन है? यहाँ पर ऑक्सीजन। आखिर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कबूल करेगा और नतीजे में वहां पर क्या बनेगा? पानी। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना छोटी सी डायग्राम ऐड किया ताकि आपको ये बात समझ में आए। क्या हुआ? देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अमल हम बार बार कह रहे हैं कि कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म। फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उस अमल को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। सुबह में भी मैंने बताया था कि जब ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है तो उससे सिर्फ कितने एटीपी मिलते हैं? 2। हमने कहा कि टोटल बनते कितने हैं? 4, लेकिन 4 में से 2 वो एटीपी है जिनको हमने इस्तेमाल किया होता है, इसलिए हम उनको वापस कर देते हैं, तो बचते कितने? सिर्फ 2। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस के अमल में सिर्फ कितने एटीपी मिलते हैं? 2। लेकिन ये जब ग्लाइकोलाइसिस का अमल होगा तो इस ग्लाइकोलाइसिस के अमल में आखिरी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर जाएगा? उसके मैट्रिक्स में। सुबह में बात हमने बोला था ना, जब मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया की चला गया तब क्रैब साइकिल होंगे। नतीजे में वहां पर अगेन हमको क्या मिलेंगे? 2 एटीपी मिलेंगे। याद आ रहा है? ये साइकिल में हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, यहाँ पर एटीपी मिलता है तो 2 एटीपी मिलते हैं। और इधर बोला था कि हमने क्या मिलता है? FADH2। इधर एक NADH2, इधर एक NADH2, इधर एक NADH2। ठीक है ना? साथ ही साथ बाहर क्या खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो NADH2 FADH2 बना था, अब उनको आगे कहां पर भेजा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पर वो टूटेंगे, नतीजे में हमको क्या मिलेगी?
एटीपी। इस तरह से हमको टोटल एटीपी कितनी मिल रही है? 32। कितनी मिल रही है अभी हमको? 32। अब ये कैसा मिलती है, क्या मिलती है, हम इसको आगे देखने वाले हैं। सिर्फ मैंने ये बात बताई आपको, जो यहाँ पर हमने बोला कि NADH2 FADH2 टूटेगा तो हमको क्या मिलेगी? एटीपी। वो यही प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH2 और FADH2 इन दोनों को बदल दिया जाएगा और बदल के उनसे क्या हासिल की जाएंगी? एटीपी। ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि कौन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सफिया बात समझ में आ रही है बेटा? उमेर बात समझ में आ रही है? आवाज वगैरह सब क्लियर है? जी। नाउ नाउ अब हम बात करते हैं कि जो तहव्वुली पाथवे होता है, तहव्वुली पाथवे जब हम बोलते हैं, तहव्वुली पाथवे जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश में हम उसका इस्तेमाल क्या बोलते हैं? हम उसके लिए लफ्ज बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं हम उसको? मेटाबॉलिज्म। तो जब मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, तहव्वुली पाथवे होते हैं, तो उस दौरान क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने वाला हमाल, हमाल हम बोलते हैं ना जैसे थैले उठाने वाला होता है, तो अब हमाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरियर होता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को कैरियर किया जाता है, उसको कैरी किया जाता है, हमाल उसको लेके जाता है। तो वो क्या करता है? एक हमाल से दूसरे हमाल को, यानी एक कैरियर प्रोटीन से दूसरे कैरियर प्रोटीन को, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? ट्रांसपोर्ट। एक से दूसरे को दिया जाता है। नाउ इस पूरे अमल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसके लिए शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है ETS। ETS का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। T का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। और S का मतलब क्या हो गया? सिस्टम। और उर्दू में ही हम इसको क्या कहते हैं? निजाम। इसलिए हम बार बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट निजाम। ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निजाम है, इसकी जगह कहां पर है? यानी ये जो ETS का काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हो रहा है, ये कहां पर होता है? तो इसकी जो लोकेशन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर है? अंदरूनी झिल्ली। याद आ रहा है? हमने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? झिल्ली होती है। ये वाली जो झिल्ली है, ये कौन सी झिल्ली है? अंदरूनी। और ये कौन सी है? बैरूनी, बाहर की। ठीक है। तो ये जो अंदरूनी झिल्ली है, इस अंदरूनी झिल्ली के ऊपर कौन सा काम होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी जो जगह है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन है? अंदरूनी झिल्ली। अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली ये है। तो इस अंदरूनी झिल्ली के ऊपर ये एक कैरियर, ये दूसरा कैरियर, ये तीसरा कैरियर, ये चौथा कैरियर, ये पांचवा कैरियर। यानी ये हमाल, ये हमाल, ये हमाल, ये हमाल, ये हमाल, ये हमाल इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस दौरान में क्या होगा? इस दौरान में जो NADH2 है और जो FADH2 है वो टूटेगा और उससे हमको क्या हासिल होगी? ATP। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हमारे कहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अंदरूनी झिल्ली। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है ना? अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है मैट्रिक्स, यानी ये वाली जगह, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अंदर वाली बात। उसमें क्या होता है? उसमें सिट्रिक एसिड साइकिल होती है। सुबह में भी हमने बोला मैट्रिक्स के अंदर कौन सी साइकिल होती है? TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और यहां पर उसका दूसरा नाम क्या दिया है? सिट्रिक सिट्रिक एसिड साइकिल। इसलिए ये एक और अहम बात है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? कि हम एक साइकिल है, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रेब्स क्रेब्स साइकिल। इसी क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इसी का शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बोला है? TCA साइकिल। और इसी का चौथा नाम यहां पर क्या बोला गया है? सिट्रिक एसिड
साइकिल। तो याद रखना, आपको ये चारों नामों में से कोई भी एक नाम बोला जा सकता है और आपने याद रखना है कि चारों का मतलब एक ही है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब ये सिट्रिक एसिड साइकिल होगी तो उस दौरान क्या होगा, NADH से क्या बनेगा, NADH प्लस H पॉजिटिव। तो NAD से क्या बनेगा, NADH पॉजिटिव। हमने बोला ना कि वो जब क्रैब साइकिल होती है, याद आ रहा है, इस तरह से हमने बोला कि क्रैब साइकिल होती है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हमने बोला कि NAD का चेंज किस में होता है, NADH। यहाँ पर हमने बोला कि NAD का तब्दीली किस में होती है, NADH। वैसे ही हमने बोला यहाँ पर क्या होता है, NAD की तब्दीली होती है NADH प्लस H पॉजिटिव, है ना, ये बात हमने बोला था। तो होता क्या कि ये जब बनते हैं तो इसको बनाने वाला एक एंजाइम है, और इनको बनाने का या तोड़ने का काम कौन करता है, तो इसको एक काम करता है, वो काम करता है डिहाइड्रोजिनेस। कौन करता है, डिहाइड्रोजिनेस। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है अंदरूनी, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सबसे पहला जो एंजाइम है वो कौन है, कॉम्प्लेक्स 1। इसका मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिहाइड्रोजिनेस। कौन है ये, डिहाइड्रोजिनेस। इसका मतलब ये डिहाइड्रोजिनेस क्या करेगा, जो NADH है इसको तोड़ेगा और क्या बना देगा दोबारा, NAD। इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ क्या खारिज होने वाला है, इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्ट। दोबारा बात को समझिए, क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर होता है, अंदरूनी झिल्ली पर। क्योंकि अंदरूनी झिल्ली पर कौन मौजूद होते हैं, कैरियर। कैरियर मतलब कौन है, प्रोटीन। एक प्रोटीन लेगा दूसरे को देगा, दूसरा लेगा तीसरे को देगा, तीसरा लेगा चौथे को देगा, इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे, ट्रांसपोर्ट। तो उसी प्रोटीन को हम दूसरे अल्फाज में क्या बोल रहे हैं, कैरियर, और उर्दू में हम उसको क्या कहते हैं, हमाल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, NADH से NAD बनेगा, यानी वो टूटने का काम होगा, और नतीजा ये होगा कि इसको अंजाम देने वाला जो है वो कौन है, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, और उसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स 1। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये कौन है, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। और ये डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत करने वाला है ना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स अंदरूनी झिल्ली में पाए जाने वाले एक प्रोटीन है जिसका नाम है यूबिक्विनोन, उस पर क्या हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। अब ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है यूबिक्विनोन। कौन है ये, यूबिक्विनोन। तो अब इसके ऊपर मुंतकिल हो गया। नाउ यूबिक्विनोन FADH2 जो कॉम्प्लेक्स 2 के जरिए तहवीली मामलात को हासिल करता है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सीनेट की तकसीद के दौरान बनता है। यानी यहां पर अगेन क्या होगा, यहां पर ये होगा कि जो FADH2 था वो भी टूटेगा और उससे दोबारा क्या बन जाएगा, FAD। तो ये काम करना है यहाँ पर ये काम जब होने वाला है तो उस दौरान में ये होता है कि ये FADH2 बना कहाँ था। हमने पढ़ा था कि FADH2 ये जो बना था, ये FADH2 किससे बना था, जब कौन बदल गया था, FAD से क्या बना था, FADH2। और ये अमल कब हुआ था, जब यहाँ पर क्या बना था, सक्सीनेट, और सक्सीनेट से यहाँ पर क्या बना था, याद है, मैलिक, और मैलिक एसिड के बाद यहाँ क्या बना था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। याद आ रहा है, सुबह में हमने ये बात किए थे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो NADH2 उसका टूटने का अमल कहां पर हुआ, कॉम्प्लेक्स 1, और FADH2 का टूटने का अमल कहां पर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 2। जब ये टूटा तो ये निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, जब ये टूटा तो इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन अब आगे क्या होने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं। हाँ, FADH2 का टूटने का अमल पहले में नहीं होगा, कहां होगा ना। अभी क्या हो गया, तहवील शुदा जो यूबिक्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1, यानी कौन से बात हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स 3। इस कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1। क्या नाम है इस कॉम्प्लेक्स का, साइटोक्रोम BC1 से
होते हुए साइटोक्रोम सी पर मुंतकिल करके तकसीद हो जाता है। यानी अब यहां पर ये जो है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जिसको बोला जाता है साइटोक्रोम सी। क्या बोला जाता है? साइटोक्रोम सी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है और नतीजे में क्या होगा कि जब वो आगे जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगी? तकसीद। तकसीद का मतलब है ऑक्सीडेशन, टूटने का काम। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए वो कहां चला गया? साइटोक्रोम सी। इस तरह से वहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। नाउ साइटोक्रोम सी जो होता है ये एक छोटा सा प्रोटीन है जो अंदरूनी झिल्ली की बाहरी सतह पर चिपका होता है। ये दिख रहा है ना? या अंदरूनी झिल्ली की बाहरी सतह पे जो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 इन दोनों के क्या होगा? दरमियान में होगा। यहां पर उसको आगे बताया, 2 मिनट में बताया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 के जरिए क्या होता है? गुजरेगा। तो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स, 2 मिनट ना, यहां गड़बड़ कर दिया। कॉम्प्लेक्स 3 को कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? चिपका होता है जो कॉम्प्लेक्स 3 को और कॉम्प्लेक्स 4 इन दोनों को क्या करता है? एक दूसरे के साथ यहाँ लाइन छोड़ दी शायद। ठीक है, चलो। वो क्या करता है यहां पर? बेसिकली क्या हो रहा है कि जो यूवी किरण है वो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा, किसके पास जाएगा? कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए वो किसके पास जाने वाला है? साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी उसको आगे किसको देगा फिर? साइटोक्रोम सी उसको आगे किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। तो बस सिर्फ बात इतनी से समझना है कि कॉम्प्लेक्स 3 से वो किसको जाएगा? कॉम्प्लेक्स 4। और जो साइटोक्रोम सी है वो आमतौर पे कहां पर होता है? अंदरूनी झिल्ली की बाहर। जैसे यहां पर है, ये झिल्ली के अंदर है, ये भी झिल्ली के अंदर है, ये भी झिल्ली के अंदर है, ये भी झिल्ली के अंदर है, लेकिन ये झिल्ली के बाहर। तो इसने क्या किया? यहां से लेके उसको यहां ला लिया, यानी कॉम्प्लेक्स 3 से किसको दे दिया? कॉम्प्लेक्स 4 को। तो ये जो प्रोटीन है ये झिल्ली के क्या होता है? बाहर चिपका हुआ होता है। तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो वो किसको देता है? साइटोक्रोम सी को। और साइटोक्रोम सी किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 4 को। साइटोक्रोम सी एक छोटा सा प्रोटीन है जो अंदरूनी झिल्ली की बाहरी सतह पर चिपका होता है, जो कॉम्प्लेक्स 3 को कॉम्प्लेक्स 4 के साथ जोड़ेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स 3 से लेगा और किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। वो कॉम्प्लेक्स 3 है सर, वो ऊपर की ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, और ये जो है ना ये साइटोक्रोम सी है, अलग है। तो ये यहां से निकल के यहां आ गया। तो जब यहां से यहां आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको देगा। ठीक है, जैसे हमने बोले ना कॉम्प्लेक्स 1 है, NADH2 टूटेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर वो 2 के पास आएगा, फिर 3 के पास जाएगा, लेकिन 3 से 4 में जाने से पहले वो किसको मिलेगा? साइटोक्रोम सी को। और वो साइटोक्रोम सी इसको किसको देगा? फिर 4 को देगा। क्लियर? चलो, अब एक और बात है यहां पर जिसको समझना है। पहले ये बताइए, ऑनलाइन वाले बात समझ में आ रही है? सक्सीनेट का मतलब क्या है? हमने सुबह में आप सुबह में एब्सेंट थे उमेर मियां, इसलिए आपको याद नहीं है। सुबह में हमने पूरी क्रैब साइकिल पढ़ा। उस क्रैब साइकिल के अंदर हमने पढ़ा कि क्या बनता है। उसमें बनता है सिट्रेट, फिर बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट, और उससे बनता है सक्सीनेट, और वो सक्सीनेट से फिर आगे चल के बनता है मैलिक एसिड, और उससे बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो जब सक्सीनेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने वाला होता है तो वहां पर बनता है FADH2, FAD से FADH2। वो बात यहां पर बोला गया। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाले लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये बात और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो थोड़ा सा पीछे वाले लेक्चर को देखो, ये बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक ना, अब आगे बात हो रही है हमारी, ये और इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा और तवज्जो चाहिए। क्या कि जब इलेक्ट्रॉन ETC में एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कॉम्प्लेक्स 1 से कहां जाएगा? कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक धीरे 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 क्या होगा? गुजरता जाएगा, पास होता जाएगा। तब ये ATP सिंथेस से जुड़ेगा, और जुड़कर वहां पर वो क्या करेगा? ADP को और गैर नामियती फॉस्फेट को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगी? ATP। देखिए यहां पर दोबारा, यहां पर अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप सोच रहे NADH से NAD बन गया,
टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1, फिर ये कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम सी के पास आया, अब ये आ गया आना है ना, ये कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी, अब ये कॉम्प्लेक्स 4, अब ये आ गया कॉम्प्लेक्स 5 है। कॉम्प्लेक्स 5 पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को। तो ये पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और आखिर में कहा आने वाला है, पांचवें कॉम्प्लेक्स पे। और जब पांचवें कॉम्प्लेक्स पर वो आएगा तो अगर आपको याद होगा, इससे हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो वहां पर भी हमने क्या पढ़ा था, याद आ रहा है, ये लूमन होती है, लूमन के अंदर यहाँ पर एक प्रोटीन इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर H+ आयन रहते हैं, वो इससे पास होते हैं, याद आ रहा है। तो हमने बोला था कि ये F0 होता है और ये कौन होता है, F1 होता है। तो मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये जब गोल घूमता है तो यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिसके नतीजे में आपको क्या मिलेगी, ATP। सेम वही बात यहाँ पर होने वाली है। यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स को भी F0 F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसी का नाम है कॉम्प्लेक्स 5, पांचवें नंबर का कॉम्प्लेक्स है। और पांचवें नंबर के कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी क्या है, ATP बनाने की। तो पहले कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, तीसरे से चौथे के पास गया, जब पांचवें के पास गया तो पांचवें ने उसी की मदद से क्या बना दिया, ATP। यानी जो एनर्जी खारिज हुई थी उसने क्या किया, NADH2 से जो एनर्जी खारिज हुई थी उसको किस में बदल दिया, ATP ना। अब बात को समझो, इस दौरान बनने वाली जो ATP है उस साल्मों की जो तादाद होती है वो इलेक्ट्रॉन मोती यानी इलेक्ट्रॉन डोनर पर मुनहसर होती है। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, NADH। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था, NADH। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, FADH। ठीक है, तो वहां पर NADH कितने थे, 2, 4, 6, याद आ रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने कहा कि 6 होते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो रहा तो एक और ऊपर बना था जब पायरुवेट से एसिडिल कोए बना था ना, तो टोटल कितने बने थे, 8। ठीक है ना। अब एक साल में की तकसीद से ATP के 3 साल में बनते हैं। यानी अगर आपके पास एक NADH है और जब ये एक NADH टूटता है तो इसके नतीजे में आपको कितने ATP मिलेंगे, 3 ATP मिलेंगे। ठीक है, जबकि FADH2 का अगर एक साल में टूटता है, यानी अगर एक FADH2 टूटता है, यानी एक NADH2 टूटता है तो 3 ATP, और अगर एक FADH2 टूटता है तो 2 ATP। कितने ATP मिलेंगे, 2 ATP। नाउ हालांकि तनफ्फुस के अंदर जब हवाबाज तरीका होता है सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। हवाबाज का मतलब कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर होने वाले अमल को हमने क्या बोला, गैर हवाबाज या एनएरोबिक। याद आ रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन मौजूद होती है तो उसके नतीजे में हमने बोला था कि ग्लूकोज कंप्लीटली टूटता है, मुकम्मल तौर पे उसको तोड़ दिया जाता है। मुकम्मल तौर पे तोड़ने का मतलब है कि 6 कार्बन थे ग्लूकोज में, तो 6 के 6 कार्बन को क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब हवाबाज तरीका होता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, लेकिन इस अमल के आखिरी मरहले में ऑक्सीजन का जो रोल है वो महदूद है। ऑक्सीजन का रोल है वो बहुत महदूद है। क्यों महदूद है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बाद में क्या बन जाएगा, वाटर। जबकि हम पौधों में अगर बात करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। फिर भी ऑक्सीजन का होना क्या है, जरूरी है, क्योंकि ये इस निजाम से H2 यानी हाइड्रोजन को निकालकर पूरे अमल को क्या करता है, चलाता रहता है। नाउ अक्सर ऑक्सीजन जो होती है आखिरी हाइड्रोजन कबूल कुनिंदा की सूरत में काम करता है। इसीलिए मैंने पहली ही बात दिखाया था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बोला जाता है ऑक्सीजन को कबूल करने वाला। पहली लाइन लिखा के दिया मैंने कि ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है आखिर में उसको कबूल करता है। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन आखिर में किसको कबूल करती है, हाइड्रोजन। और जैसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ेंगी तो नतीजे में क्या बनेगा, पानी, H2O। ये बात हमने पहले पढ़ा। ठीक है ना। अब दूसरी बात, फोटोफॉस्फोरिलेशन। दूसरी बात कौन सी हो रही है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए दो बातें एक साथ आ गई अब।
पहली बात क्या आई? पहली बात आई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने की। पहली बात क्या आई? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने की। तो NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 पे टूटेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 से कॉम्प्लेक्स 5। जैसे कॉम्प्लेक्स 5 पे जाएगा तो वहां पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो नतीजे में क्या बनेगी? ATP। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोला था कि जब भी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? ATP। और ये जो अमल होता है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं हम इसको? फॉस्फोरिलेशन। ना ऐसे ही फॉस्फोरिलेशन हमने कहां पढ़ा था? ऐसे ही फॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। याद आ रहा है? फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन होती है, दो तरह के तामुल होता है। एक तामुल वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। एक तामुल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? नूरी तामुल। और दूसरा तामुल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? तारिक तामुल। तो नूरी तामुल में हमने ये पढ़ा था कि नूरी तामुल के दौरान हमारे को क्या मिलती है? ATP। लेकिन हमने वहां पर बोला था कि ये जो ATP हमको मिलती है, इस ATP को अंजाम देने वाला जो अमल होता है उसको भी हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। लेकिन चूंकि ये जो फॉस्फोरिलेशन होता है ये किसकी मौजूदगी में होता है? ये होता है रोशनी की मौजूदगी में। यानी किसकी मौजूदगी में होता है? फोटो की मौजूदगी में। इसलिए इसका नाम क्या रखा था? फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब यहां पर वही बात हो रही है, क्या? फोटो फॉस्फोरिलेशन, है ना? फोटो फॉस्फोरिलेशन के बरक्स जो कि कहां पर होती है? प्रोटॉन ढलान बनती है ना? तो प्रोटॉन ढलान के बनने में रोशनी की तवानाई का इस्तेमाल होता था, जिसके नतीजे में क्या हो रही थी? फॉस्फोरिलेशन। लेकिन जब हम तनफ्फुस की बात करते हैं, यानी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो तनफ्फुस के अमल में तकसीद व तहवील के जरिए हासिल होने वाली तवानाई होती है। यानी यहां पर जो ATP हमको मिल रही है, ये ATP कौन से अमल के जरिए मिल रही है? ऑक्सीडेशन। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यानी ग्लूकोज के टूटने के अमल के दौरान ATP बन रही है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जैसे हमने क्या पढ़ा था? फोटो फॉस्फोरिलेशन। रोशनी की मौजूदगी की वजह से ATP बन रहा था, तो उसको क्या बोला था? फोटो फॉस्फोरिलेशन। यहां पर क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रही है, पायरुवेट टूट रहा है, एसिटिल कोए टूट रहा है, कार्बन अलग हो रहे हैं। तो ये टूटने के अमल के दौरान में आपको क्या मिल रही है? ATP। इसलिए अब उस अमल को हम फोटो फॉस्फोरिलेशन बोलेंगे क्या? नहीं, अब हम उस अमल को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और इसके दौरान जो तवानाई खारिज होगी, उसी तवानाई का हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं? ये पूरी रिएक्शन को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं। क्लियर हुआ बात? इसलिए इस अमल को तकसीदी फॉस्फोरिलेशन बोला जाता है। तकसीदी फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम उसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ इतना होता है कि इसको बार बार रीड करना होता है, बार बार पढ़ना होता है, सिर्फ कंसेप्ट लगाना होता है कि बात क्या हो रही है। ठीक है? तो इस तरह से हम कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है ना। अब इस बात को हमको थोड़ा सा समझना है कि जो 5वें नंबर का कॉम्प्लेक्स है ना? अभी हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? झिल्ली होती है, अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है। इस अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये झिल्ली का हिस्सा है, ये वाला, ठीक है? इस झिल्ली के इस हिस्से पर क्या हो रहा है? यहां पर है कॉम्प्लेक्स 1, यहां पर है कॉम्प्लेक्स 2, यहां पर है कॉम्प्लेक्स 3, और इनके बीच में यहां पर कौन है? साइटोक्रोम C। यहां पर है कॉम्प्लेक्स 4। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स 5 की। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है? तो ये है कॉम्प्लेक्स 1, ये है कॉम्प्लेक्स 2, ये है कॉम्प्लेक्स 3, ये है साइटोक्रोम C, ये है कॉम्प्लेक्स 4, और अब बात चल रही है हमारी कॉम्प्लेक्स
फाइव। और ये जो कॉम्प्लेक्स फाइव है, इस कॉम्प्लेक्स फाइव पर क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स फाइव पर ये होता है कि एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ेगी और नतीजे में हमको क्या मिलेगा, एटीपी ना। ये कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ठीक है। और ये है झिल्ली, यानी ये झिल्ली है, यानी ये वाली जो लेयर है ना, ये ऐसा बनाया, और ये जो पांचवा कॉम्प्लेक्स है ना, उसको ऐसा बनाया। तो उसके अंदर दो हिस्से हैं, एक को बोला जाता है F0, एक को बोला जाता है F1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस साख्त को यहाँ कंसीडर कर दें हम, ठीक है, अब मैं उसको यहाँ समझने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको बात और अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल ये वाली साख्त को यहाँ समझिए कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स है, ये चौथा कॉम्प्लेक्स है, और ये पांचवा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये जो पांचवा वाला कॉम्प्लेक्स है, ये पांचवा वाला कॉम्प्लेक्स इस तरह से मौजूद है बाहर की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि अब जब प्रोटॉन जाएंगे तो यहां से बाहर जाएंगे, तो इसका मतलब पूरे के पूरे प्रोटॉन को जमा कहां करना पड़ेगा, मैट्रिक्स, अंदर की तरफ। अब बात को समझो, झिल्ली से जुड़े एटीपी बनने के तरीके के बारे में हम पहले पढ़ चुके। लास्ट जब फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा तो वहां पर हमने पढ़ा था कीमियाई वलूजी मफरूजा, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, याद आ रहा है। हमने बोला था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना होती है, उस ग्राना की जो लूमन है वहां पर सबसे ज्यादा कौन जमा हो जाते हैं, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन जब बाहर निकलते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनती है, एटीपी। फिर हमने बोले थे कि वो प्रोटॉन को जमा कैसे किया जाता है, ये पूरी बातें हमने उस वक्त किए थे कि स्ट्रोमा के अंदर, यानी यहाँ पर अगर कोई H+ आयन है तो इस H+ आयन को भी यहाँ ला लेंगे ताकि अंदर H+ आयन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, और वो H+ आयन क्या करेंगे, इस F0 से जब बाहर आएंगे तो उसके नतीजे में ये होगा एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे से जुड़ेंगे और हमको क्या मिलेगा, एटीपी। इसी पूरे अमल को हमने क्या पढ़ा था, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। उस वक्त भी मैंने बोला था कीमो ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक का मतलब होता है अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाना, और ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ कौन जा रहा है, H+ आयन, यानी कीमियाई मादा। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मफरूजा, ठीक है ना। हमने अब यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट निजाम के दौरान निकलने वाली जो तवानाई है उसका इस्तेमाल एटीपी सिंथेज यानी कॉम्प्लेक्स 5 की मदद से एटीपी के बनने में होता है। ये कॉम्प्लेक्स दो अहम जुज F0 और F1 से बना हुआ है। जो F1 है इसको बोला जाता है हेड पीस, ये जो है ना इसको क्या बोला जाता है, हेड पीस यानी सर का टुकड़ा। ये एक मुहिती झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। मुहिती झिल्ली का मतलब क्या होता है, झिल्ली के ऊपर चिपका हुआ या झिल्ली से लगा हुआ, झिल्ली से जुड़ा हुआ, इसलिए मुहित करना मतलब बाहर को घेरना। तो ये बाहर की जगह पे होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मुहिती झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जहां पर क्या होता है, गैर नामियाती फॉस्फेट और एडीपी, गैर नामियाती फॉस्फेट और एडीपी से क्या बनता है, एटीपी। F0 जो होता है ये एक मुसल्लम का मतलब होता है मुसल्लम झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। मुसल्लम मतलब मुसलमान बोलते हैं ना, मुसलमान का मतलब क्या होता है, डट जाना, तो उससे बना हुआ मुसल्लम यानी डटा हुआ। कहाँ डटा हुआ, मेम्ब्रेन में। तो ये मेम्ब्रेन में डटा हुआ है और ये मेम्ब्रेन के बाहर है, इसलिए यहाँ पर लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ, मुसल्लम, ठीक है। जो चैनल जैसा हो, चैनल जैसा का मतलब क्या है, यहां से रास्ता है, यहां से रास्ता है मतलब यहां से प्रोटॉन क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखा है कि ये ऐसा चैनल बनाता है जिससे होकर प्रोटॉन अंदरूनी झिल्ली को क्या कर जाते हैं, पार, यानी उसको क्या कर जाएगा, क्रॉस, यानी अंदर से कहा जाएगा बाहर। जब अंदर से बाहर जाएगा तो ये होगा कि ये जो F1 है ये घूमेगा, और F1 के घूमने की वजह से एडीपी के साथ कौन जुड़ जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बना देगा, इस तरह से आपको क्या मिल रही है, तवानाई, यानी क्या मिल रही है, एटीपी। नाउ चैनल के जरिए प्रोटॉनों का जो गुजर है वो F1 जूस के कैटालाइटिक मकाम के साथ वाबस्ता हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो F1 है, ये F1 असल में एक तरह का एंजाइम भी है। कौन है ये, एक तरह का एंजाइम। इसलिए ये क्या करेगा, ये रिएक्शन अंजाम देगा। कौन सी रिएक्शन, एडीपी को किसके साथ जोड़ देगा, नतीजे में आपको क्या मिलेगी, एटीपी। उसी को ये बोला जा रहा है कि मुकाम के साथ वाबस्ता हो जाता है, नतीजे में क्या बनती है, एटीपी।
नाउ हर एक एटीपी की तालीफ, हर एक एटीपी की तालीफ के लिए दो प्रोटॉन आयन F0 से होकर बैन झिल्ली फिजा से बर्फ या कीमियाई प्रोटॉन ढलान की तरफ क्या करते हैं, मैट्रिक्स में जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये अंदर से निकलकर कहां पर जाएंगे, बाहर। तो जब यहां पर अंदर से बाहर क्या होगा, जब दो प्रोटॉन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक एटीपी। इसका मतलब यहां से जो दो प्रोटॉन जैसे यहां से बाहर जाएंगे तो ये दो प्रोटॉन कहां से कहां जा रहे हैं, ये है अंदरूनी, ये कौन सा साइड है, अंदरूनी, और ये बाहर है बैरूनी। यानी हम जिसको बोल रहे हैं अंदरून से बाहर की तरफ जाएगा, नतीजे में ये होगा, नहीं कुछ तो उल्टा बोल दिया मैंने, मैट्रिक्स अंदर रहता, वही बोली, मेरे को भी वही लगा कि यहाँ दो गड़बड़ हो गया कुछ तो भी। ठीक है, तो F1 से आयन F0 से होकर बैन झिल्ली फिजा से, बैन झिल्ली फिजा बोला जाता है बाहरी हिस्से को, तो जो क्या करेगा, कीमियाई प्रोटॉन ढलान की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब वो अंदर आ रहा है, तो मैंने शायद उल्टा बोल दिया आपको, यहाँ पर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। तो ये बैन, बैन का मतलब क्या होता है, बैन का मतलब होता है एक्सटर्नल। इसके लिए उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बैन झिल्ली को बोला जाता है, बैन का मतलब होता है दरमियान में। इसको आमतौर पे जो इंग्लिश में बोला जाता है वो बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, पेरीप्लाज्मिक। उर्दू में इसको जो ट्रांसलेट किया गया क्या है, वो बैन झिल्ली, दो झिल्लियों के दरमियान। तो दो झिल्ली के दरमियान का मतलब क्या हो गया, ये अंदरूनी झिल्ली और ये बैरूनी, उनके दरमियान ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है, जो अंदर बाहर से क्या होगा, अंदर, अंदर कहां पर आएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों इसको करेक्शन कर लेना, फ्लो में शायद मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया उसको। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में ये होगा, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, फ्लो में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है, इसको समझ लेना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर बैन मतलब दो झिल्लियों के दरमियान प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो गया। अब ये बाहर से क्या करेगा, अंदर आएगा। तो हर दो प्रोटॉन जब अंदर आएंगे, अंदर कहां पर आएंगे, मैट्रिक्स में। उसके नतीजे में हमारे को क्या मिलेगी, एटीपी। ठीक है, ऑनलाइन वालों को बात समझ में आई, जो गड़बड़ हुई थी वो बात भी क्लियर हुई। नूरी तामुल, तारिक तामुल, ये सब हमने फोटो फॉस्फोर, ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वहां पर पढ़ा है। उमर, FADH2 जो होता है ना, हमने क्या बोला, FAD से FADH2 बनेगा। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि FAD से FADH2 जब बन रहा तो उस वक्त भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, याद आ रहा है ना, हमने वहां पर पढ़ा था। तो नॉर्मली यहाँ पर याद रखना ये कि एक जगह होता है NAD और उससे बनता है NADH2, वैसे ही यहाँ पर एक दूसरा और को फैक्टर होता है और एक मॉलिक्यूल होता है, इसको बोला जाता है FAD, और उससे क्या बनता है, FADH2। ठीक है, यहाँ पर उसके साथ फॉस्फेट जुड़ने वाला नहीं है, उससे सिर्फ क्या खारिज होने वाली है, तवानाई। और तवानाई जो खारिज होगी तो उसकी वजह से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और ठीक। नाउ एक आखिरी छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम देखेंगे इसको। ठीक है, नाउ इसमें तनफ्फुसी बैलेंस शीट, तनफ्फुसी बैलेंस शीट का मतलब क्या हो गया कि जब तनफ्फुस का अमल हो रहा है तो इस दौरान में एटीपी भी बन रहे हैं और एटीपी इस्तेमाल भी हो रहे हैं, एटीपी बन भी रहे हैं और एटीपी इस्तेमाल भी हो रहे हैं। तो अब उसी को हमको यहाँ पर समझना है कि तनफ्फुसी यानी जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है क्या होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हर तखसीस शुदा यानी ऑक्सीडेशन जिस ग्लूकोज का होगा, हर तखसीस शुदा मतलब हर टूटा हुआ ग्लूकोज का सालमा से बनने वाले जो एटीपी है उसकी तहसीब यानी अगर उसका हिसाब लगाए, तो अब वो हिसाब लगाना हमारे लिए अब क्या हो गया, आसान, क्योंकि हमको दो बातें पता है, क्या, NADH2 अगर या NADH अगर टूटता है तो उसके नतीजे में हमको कितनी एटीपी मिलती है, 3। और अगर FADH2 टूटता है तो उसकी वजह से हमको कितनी एटीपी मिलती है, 2। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं
कि एक NADH2 से 3 ATP मिलते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर 6 NADH2 है तो 6 दूनी 12, 6 18 ATP आपको यहाँ मिल रहे हैं। और FADH2 हमको कितना मिलता है? एक। तो हम कहते हैं कि एक FADH2 वहां मिलता है, फिर बाद में जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा दोस्त का, तो हमारे पास 2 FADH2, यानी 2 दूनी 4, कितने हो गए हैं? 4 ATP। इसी तरह से ग्लूकोज साइकिल जब हो रही थी, ग्लाइकोलाइसिस जब हो रही थी, तब हमको कितने ATP मिले थे? 2, मतलब 2 इस्तेमाल हो गए थे, 2 मिले थे। और इसी तरह से इसी प्रोसेस के दौरान में हमको कितने ATP मिल रहे थे? 2। तो इस तरह से अगर हम हिसाब लगाते हैं तो आज हमारे लिए ये पॉसिबल है कि कहां से कितने ATP हमको मिल रहे हैं, इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान है। अब वो कैसा होता है, कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, हम उसको आगे देख रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये जो है एक नजरियाती मश्क ही रह गया है। यानी ये क्या है? ये एक आइडियोलॉजिकल यानी सोचने की बात है। असल में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। अब ये जो तहसीब है, यानी जो हिसाब हमने लगाया या जो बैलेंस किया, ये कुछ खास मफरूजात की बुनियाद पर है। यानी हम ये कैसे बोल पा रहे हैं कि इससे इतने ATP मिलते हैं, इससे इतने ATP मिलते हैं, इतने ATP इस्तेमाल हो जाते हैं, इतने ATP काम में आते हैं। तो उसके पीछे कुछ मफरूजात है, उसके पीछे कुछ आइडिया है। क्या क्या आइडिया है? पहला, ये जो अमल होता है, यानी ये जो ग्लूकोज के टूटने का जो अमल होता है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि ग्लूकोज के टूटने का जो अमल है ये सिलसिलेवार होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। कल भी मैंने बार बार बोला कि वो पूरी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल को आपने याद करना है, एक 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 का नाम लिखकर। तो जब वो सिलसिलेवार होगा, उसकी वजह से ये होगा कि तफाउली पाथवे है। तफाउली पाथवे का मतलब क्या होता है? जब फाइल हम बोलते हैं तो एक्टिव, तो तफाउली पाथवे का मतलब क्या हो गया? ये पाथवे किस तरह का है? एक्टिव पाथवे। अब इस एक्टिव पाथवे में क्या होता है? जिसमें जो एक सबस्ट्रेट होता है, यानी जो चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको किस में तब्दील किया जाता है? दूसरे सबस्ट्रेट। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज को दूसरे सबस्ट्रेट यानी किस में तब्दील किया गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये दूसरा सबस्ट्रेट। फिर इसको और एक सबस्ट्रेट जिसको क्या बोला जा रहा है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इस तरह से क्या होता है? एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट, एक स्टेप से दूसरी स्टेप क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होकर कौन सी साइकिल खत्म होती है? TCA साइकिल। फिर उसके बाद कौन सी साइकिल होती है? ETS साइकिल। और इसके बाद इस तरह से ये अमल क्या होता रहता है? चलता रहता है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सी साइकिल होगी? TCA। और TCA के बाद कौन सी साइकिल होगी? क्रेब्स साइकिल। इसका मतलब है ग्लूकोज के टूटने का जो अमल है ये मरहला दर मरहला होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और ये जो अमल है ये एक्टिव अमल है, पैसिव नहीं है। एक्टिव का मतलब है कि इसमें क्या इस्तेमाल होती है? तवानाई। इसमें तवानाई बन भी रही है और तवानाई इस्तेमाल भी हो रही है ना। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस में बना NADH, ग्लाइकोलाइसिस में भी NADH बनता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। फिर इसका क्या होगा? वहां पर फॉस्फोरिलेशन, यानी उससे क्या बनेगी? ATP। NADH2 टूटेगा, नतीजे में हमको क्या मिलेगी? ATP। फिर रास्ते का कोई भी जिम्नी महासिल, जिम्नी महासिल मतलब जैसा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो भी जिम्नी महासिल होते हैं वो दूसरी चीजों के बनने के लिए क्या होता है? इस्तेमाल में नहीं आता। यानी यहां पर क्या हुआ? ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कोई दूसरी चीज बन रही है क्या? नहीं। या पायरुवेट था, पायरुवेट फिर टूट गया। यानी हर चीज टूटते जा रही है, उससे कोई दूसरी नई चीज बनने वाली नहीं है। ठीक है ना। एक और चीज, तनफुस में अमल तनफुस जो हो रहा है उसमें सिर्फ ग्लूकोज का ही इस्तेमाल हो रहा है। यानी ये जो पूरी साइकिल हो रही है अमल तनफुस की, इसमें एनर्जी हासिल करने के लिए सिर्फ किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? ग्लूकोज। जबकि हमारे खाने के अंदर अमाइनो एसिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड भी होती है, चर्बी भी होती है, लेकिन तमल तनफुस में सिर्फ किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? ग्लूकोज। इसका मतलब बाकी की सारी चीजों को किसमें तब्दील किया जाता है? ग्लूकोज में। और फिर उनका क्या किया जाता है? इस्तेमाल। बात समझ में आ रही है? तो कोई दूसरा मुतबादिल सबस्ट्रेट, यानी कोई दूसरा मुतबादिल खाना, कोई दूसरा मुतबादिल फ्रूट, कोई दूसरी मुतबादिल जरूरत की चीज
नहीं है, इसलिए रास्ते के किसी भी ज़िमनी मरहले पर पाथवे में दाखिल नहीं होता। यानी जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सीधा ग्लूकोज से होता है। इस दौरान में ना अमीनो एसिड आ रहा है, ना प्रोटीन आ रहा है, ना लिपिड आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। इसलिए इनको याद रखना है, इम्तिहान में ये पूछा जाता है, इसलिए चारों बातों को याद रखना है कि ये जो अमल है ये सिलसिलेवार है, एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट बनता है। इस दौरान में जो स्टेप होती है, पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर टीसीए, फिर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से वन बाय वन ये चारों की चारों बातों को आपने याद रखना है। इसको क्या बोला जाता है? मफरूजा। तो ये जो सबस्ट्रेट कितने, मतलब हमको बैलेंस शीट कि हमको कितने एनएडीएच मिले, कितने एटीपी मिले, इसकी बैलेंस शीट अगर बनाना है तो हमको ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। नाउ एक और चीज, अगर एक बात हम करते हैं कि इस मफरूजे के मामले में कुछ तो गड़बड़ है क्या, लेकिन इस तरह का जो मफरूजा है ये जानदारों के निजाम के लिए माकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी रास्ते एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ काम करते हैं। यानी कोई जानवर है, उसके जिस्म के अंदर ऐसा नहीं होगा कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, फिर टीसीए होगी, फिर ईटीसी होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक साइड में ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, साथ में टीसीए भी चल रही है, साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है। नहीं तो क्या होता था, एटीपी जो हमको मिलता है ना, हम क्या होते थे, हमको एटीपी मिलता था तो हम थोड़ी दूर भागते थे, फिर रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि फिर से प्रोसेस स्टार्ट कहां से होने वाला है? ग्लाइकोलाइसिस से। जब तक वो टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं खत्म होता तब तक हमको एटीपी मिलती थी क्या? यही बात यहां पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। जानदारों के अंदर जो होगा वो तीनों भी स्टेप साथ होंगी। एक, रास्ते में सबस्ट्रेट जरूरत के बुनियाद पर बाहर और अंदर आ जा सकते हैं। यानी अभी मेरे को एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो मैंने जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मेरी बॉडी में स्टार्ट हुआ तो पायरुवेट बन गया, लेकिन अब मेरे को एटीपी की जरूरत नहीं है, तो मैं पायरुवेट को तोड़ू क्यों? मैं उस पायरुवेट को क्या कर लूंगा, किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। तो इसलिए जो जो सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो जरूरत की बुनियाद पर या तो बाहर जाएंगे या अंदर। बाहर या अंदर का मतलब क्या है? या तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहेंगे या मोटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएंगे। तो पायरुवेट को आपने अंदर भेजा था, अब अगर उस पायरुवेट के अंदर ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है तो उस पायरुवेट को बाहर निकाल के किसी और चीज को बनाया जाएगा। जिसका मतलब जो पहला मफरूजा हमने पढ़ा, उस मफरूजे के अंदर जो दो तीन बातें हैं वो बातें यहां पर क्या कर रही है? टकरा रही है। यानी मफरूजे की वो जो बातें हैं वो जानदारों के अंदर साबित नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरह से हस्बे जरूरत हमारे पास क्या बनेगा? एटीपी का इस्तेमाल होगा। अभी भाई फॉर एग्जाम्पल वो सो रहा है तो एटीपी ज्यादा लगेगा कि कम? कम। भाग रहा है, ज्यादा लगेगा। तो जानवरों के अंदर हमेशा एक जैसा प्रोसेस नहीं रहेगा। फिर खामरों के अमल की जो रफ्तार है उसको बहुत सारे तरीकों के जरिए क्या किया जा सकता है? काबू में किया जा सकता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनने वाला है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं है, या कोई पर्सन है उसके बॉडी में तवानाई नहीं बनना चाहिए, तवानाई नहीं बनेगी तो उसका जिस्म हरकत नहीं करेगा। यानी मेरे को उसके जिस्म को हरकत नहीं देना है, इसका मतलब उसके जिस्म में वो तवानाई नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन को अंजाम देने वाला जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, उस हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने काम नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इसको रोक दूंगा। तो मैं इसको रोक भी सकता हूं और इसके काम को बढ़ा भी सकता हूं। किसके अंदर? जानवर है ना। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर समझने के लिए बोल रहा हूं, अगर कोई पर्सन है उसको हार्ट अटैक आ गया, तो अब हार्ट अटैक आने के बाद उसके जिस्म के अंदर तवानाई ज्यादा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, ताकि उसके जिस्म के जितने भी ऑर्गन हैं या जो दिल है उसका वो क्या हो जाए? रिलैक्स हो जाए। अगर वो धड़क, मतलब वो पहले तो धड़क नहीं रहा है, हार्ट अटैक आया मतलब वो रुका हुआ है। अब रुकने के बाद क्या हो गया? या फिर फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा इस एग्जांपल को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ गया, ब्लड बहुत फास्ट जा रहा है, क्यों? क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ गई, यानी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, यानी तवानाई ज्यादा चाहिए उसको। अब हम चाहते हैं कि उसके दिल की धड़कन थोड़ी स्लो हो जाए, तो हम क्या चाहेंगे कि उसकी तवानाई क्या हो जाए? कम। लेकिन तवानाई कम होने का मतलब उसको कम क्या मिले? एटीपी। एटीपी बना कहां से रहे? ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब ग्लूकोज के टूटने के अमल को क्या कर दो? रोक दो, खुद ब खुद एटीपी कम हो जाएगा, इसलिए उसका बॉडी
रिलैक्स हो जाए। इस तरह से यहाँ पर ये बात को बोला जा रहा है कि ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को कम करने के लिए आपको किसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ये अमल है ये सारे के सारे अमल किसके जरिए काबू किए जाते हैं, खामिरों के जरिए। किसके जरिए अंजाम दिए जाते हैं, एंजाइम के जरिए। जैसा दीवार बन रही है तो दीवार बनाने का काम मजदूर कर रहा है। अब आपकी दीवार जल्दी बनेगी या देर से बनेगी, मजदूर को ज्यादा पैसे दो वो एक ही दिन में खड़ा कर देगा, लेकिन मजदूर को कम पैसा दो तो वो आज बनाएगा, कल बनाएगा, धीरे धीरे बनाएगा। तो आप उस मजदूर से, आपको अगर घर जल्दी चाहिए तो आप बोलो उसको फटाफट बना दे, लेकिन आप घर के उद्घाटन 1 महीने के बाद करना है तो धीरे 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 काम चल। वैसा हमारा बॉडी में ये काम करना है, तो हमारे बॉडी में या जानवरों के बॉडी में मजदूर कौन है यहाँ, खामिरे। तो खामिरे चाहे तो जल्दी, चाहे तो, इसका मतलब खामिरे को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काबू में कर सकते हैं। या तो हम उसको भगा सकते हैं या फिर हम उसको रुका सकते हैं ना। फिर भी इस अमल का होना जरूरी है, क्योंकि जानदार निजाम में तवानाई का इखराज और जखीरा अंदोजी के लिए कारकर्दगी काबिल सताइश है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमारे जिस्म में तवानाई को जमा भी करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम खाना जब खाते हैं तो हमारे जिस्म में जो तवानाई बची रहती है वो हमारे जिस्म में क्या हो जाती है, स्टोर। हमको भागना है, दौड़ना है, तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारे जिस्म में ऑलरेडी क्या हो, तवानाई स्टोर करके रखी हो। तो जानवरों की खास बात ये होती है कि उनके जिस्म के अंदर तवानाई को क्या करके रखा जा सकता है, स्टोर। इसलिए हवाबाश तनफुस, यानी जब हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, हवाबाश। उस दौरान में ग्लूकोज के 1 साल में से जो एटीपी हमको मिलते हैं वो टोटल कितने मिलते हैं, 36। कितने एटीपी मिल रहे हैं, 36। अभी 36 एटीपी कैसे आएंगे, तो हमको पूरे NADH2 कितने आए, FADH2 कितने आए और एटीपी टोटल कितने आए, वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 36। तो याद रखना कि जब भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से कितने एटीपी मिलते हैं हमको, 36 एटीपी। ठीक है ना। अब एक और बात कि अगर हम तखमीर यानी फर्मेंटेशन और हवाबाश का मवाजा करते हैं तो, यानी हमने बोला कि हवाबाश अमल जब होगा तो हमारे जिस्म में ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगी, एटीपी। और इससे पहले भी, कल भी मेरी सुबह में भी हमने बात की कि फर्मेंटेशन के अमल में एटीपी कम बनता है और हवाबाश अमल तनफुस में ज्यादा बनता है। एक और बात हमने बोला था कि फर्मेंटेशन के अमल में हमको क्या मिलती है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, जबकि हवाबाश अमल के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये बात हमने सुबह में पढ़े ना। अब हम दोनों के दरमियान में फर्क को पढ़ रहे हैं, क्या कि तखमीर जब होता है तो तखमीर में जो ग्लूकोज होता है वो जुजवी तौर पर टूटता है। इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है इसको, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो तखमीर के अमल में हमेशा क्या होता है, इनकम्प्लीट। जबकि हवाबाश तनफुस के दौरान क्या होता है, पूरी तरह टूटता है। पूरी तरह टूटने का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये पहला फर्क है, इसको याद रखना है कि जब भी हवाबाश अमल तनफुस होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो जो टूटने का अमल है वो कंप्लीट होगा और साथ में वहां पर क्या खारिज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। दूसरी बात, तखमीर में ग्लूकोज के 1 साल में से पायरुविक एसिड बनने के दौरान एटीपी के 2 साल में हासिल होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ कौन सा अमल होगा, पहले वहां पर होगी ग्लाइकोलाइसिस, और जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गया तो अब वो जो पायरुवेट है उस पायरुवेट से या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या उससे अल्कोहल बनेगा। और जब लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनता है तो उसके नतीजे में यहां पर क्या होता है कि ये जो 2 एटीपी थे बस आपके पास वही है, क्योंकि यहां पर आगे कोई एटीपी नहीं बनता। जबकि हमने अभी पढ़ा हवाबाश अमल में क्या होता है, हवाबाश अमल में पहले होगी ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के अमल में 2 एटीपी मिलेंगे। फिर दूसरी साइकिल कौन सी होगी, टीसीए। टीसीए साइकिल जब होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में हम फिर आगे चल के कौन सी होती है, ईटीसी। जब टीसीए साइकिल होती है तो टीसीए साइकिल से डायरेक्टली हमको क्या मिलते हैं, 2 एटीपी ना। हो जब ईटीसी होती है तो ईटीसी की वजह से हमको कितने एटीपी मिलते हैं, ईटीसी की वजह से हमको टोटल एटीपी कितने मिलते हैं, 32 एटीपी। 32 एटीपी कैसे आए, कौन टूटा, NADH2, और कौन टूटा, FADH। तो उसकी वजह से हमको कितने मिलते हैं, 32। ऑलरेडी टीसीए में कितने बने थे, 2। ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे, 2 एटीपी। यानी हमको ज्यादा से ज्यादा एटीपी जो मिलते हैं वो कौन से अमल में मिलते हैं,
हवाबाश तनफुस में। ठीक है, लास्ट तखमीर में NADH की NAD में तकसीद होती है, NADH की NAD में, यानी उल्टा काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जबकि हवाबाश तनफुस में यह अमल तेज रफ्तार के साथ होता है। अब यहां पर भी NADH से NAD बन रहा है, लेकिन ये जो अमल होता है ये धीरे धीरे होता है, जबकि यही अमल NADH से NADH का NAD में टूटने का जो अमल होता है हवाबाश अमल तनफुस के अंदर बहुत तेज होता है, यानी हमको बहुत फास्ट क्या मिलेंगे उससे, ATP। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस को आपने एक टेबल बनाना है, एक बाजू में लिखना है तखमीर, एक बाजू में लिखना है हवाबाश अमल तनफुस। तखमीर मतलब फर्मेंटेशन, हवाबाश मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, और उनके दरमियान में होने वाले फर्क को लिखना है। बात क्लियर हुई? चलिए नमाज पढ़ के फिर हम इंशाल्लाह दोबारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज इस चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।